नमस्कार। आज हम उद्यमिता का महत्व पढ़ेंगे। पहले अपन ने पढ़ा था उद्योग धंधों के लिए उद्यमिता का क्या महत्व है या उद्यमियों के लिए उद्यमिता का क्या महत्व है। आज हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उद्यमिता किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हम इसमें देखेंगे कि जिस तरह से रक्त हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह से उद्यमिता का भी कोई किसी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यदि उद्यमिता नहीं है तो वो राष्ट्र डेवलप नहीं हो सकता है, इसलिए उद्यमिता का होना आवश्यक है। अब इसको हम अलग अलग आधारों के बेस पे देखेंगे। जैसे नवाचार के लिए, तो जब तक उद्यमिता विकसित नहीं होगी तब तक किसी तरह का नवाचार नहीं हो सकता है, कोई नवाचार काम में नहीं आएगा। यदि नवाचारों को काम में लेना है तो उद्यमिता को अपनाना होगा, क्योंकि जो भी इनोवेशंस होते हैं तो उन इनोवेशंस को वो कॉमर्शियल रूप में अपनाने का काम हमेशा एंटरप्रेन्योर ही करता है, इसलिए उद्यमिता का होना आवश्यक है। इसी तरह से कोई भी जो नवीन उपक्रम स्थापित होता है तो नवीन उपक्रम भी उद्यमी ही स्थापित करता है। तो नवीन उद्योग जब तक स्थापित नहीं होंगे उद्यमिता विकसित नहीं हो सकती है या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो जितने नवीन उद्योग स्थापित होंगे उनका प्रभाव ये पड़ेगा कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार जितना मिलेगा उनकी आय में वृद्धि होगी, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी, और जीवन स्तर में वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी तो कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस तरह से जो ये प्रति व्यक्ति आय का, रोज़गार का जो चक्र है वो आगे से आगे चलता रहेगा। और कई ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिसकी कि अपन ने आज तक कल्पना भी नहीं करी थी कि हम उसका उपभोग कर पाएंगे, परंतु उद्यमिता के कारण से हम उन सारे जितने भी नवीन प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हम काम में ले रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से व्हाट्सएप क्लासेस लेंगे, गूगल क्लासेस होगी। तो ये सारी किसके कारण से हुई कि वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, और उस आविष्कार को जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उन एंटरप्रेन्योर्स ने उनको कार्य रूप में परिणत किया, अर्थात उन्होंने इसकी इंडस्ट्रीज़ लगाई, इनका कॉमर्शियलाइजेशन किया, और आज उसको इस तरह से पब्लिकली सबके सामने ला दिया कि आज इस लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था में या कोविड-19 की बीमारी की महामारी की अवस्था में भी हम सभी समर्थ हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, परंतु फिर भी हम सोशली एक दूसरे के पास में हैं। और ये सब इसी कारण से हुआ है क्योंकि उद्यमियों ने सारे जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, उन सबको अपने सामने कॉमर्शियल रूप में प्रस्तुत किया है। और जब भी उद्यमी इस तरह का कार्य कोई भी करता है तो उसको बाज़ार आसानी से नहीं मिलता है, उसको बाज़ारों की खोज करनी पड़ती है। तो वो हमेशा नवीन बाज़ारों की खोज करता है और उन बाज़ारों में अनुसंधान करता है कि उसका क्या क्या माल उस बाज़ार में बिक सकता है, और वो अनुसंधान करके जो बाज़ार की मांग होती है, जिस बाज़ार में वो उसको सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत करना है, किस तरीके से प्रस्तुत करना है, ये सारा कार्य वो देखता है और उसे प्रस्तुत करके और अपने उस प्रोडक्ट को सफल बनाता है। इसी तरह से विद्यमान उपक्रमों का विकास व विस्तार भी किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो शब्द आते हैं, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप और एक होता है इंट्राप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब तो होता है कि कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करना, कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, उसको अपन उद्यमिता बोलते हैं। परंतु एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया कि जो विद्यमान उद्यम है उस विद्यमान उद्यम के अंतर्गत ही कुछ नया करना, तो उसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो उस एंटरप्रेन्योरशिप में आजकल आप देखिए कि कई उद्यमी हैं जिन्होंने अपनी एक इंडस्ट्री स्थापित करी, फिर उन्होंने एक इकाई के साथ साथ में उन्होंने उसकी दूसरी इकाइयाँ और स्थापित कर ली। तो इस तरह से उनकी एक से एक ही इंडस्ट्री के अंतर्गत और दूसरी इंडस्ट्री स्थापित होती जा रही, मतलब एक इकाई स्थापित करी उसके साथ में और कई इकाइयाँ एक के बाद एक स्थापित करते होती चली जा रही है, और इस तरह से वो अपने वर्तमान व्यवसाय का विकास करते चले जा रहा है। और जो लघु क्षेत्र में था वो धीरे धीरे बढ़ता लार्ज स्केल में होता जाता है, उसकी कई इकाइयाँ स्थापित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। अब जब इंट्राप्रेन्योरशिप की अवधारणा अपन ने देखी तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिला। अब देखिए आज पूरी दुनिया
और विशेष रूप से अपन भारत के संदर्भ में कह सकते हैं कि वो बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है। तो जो बेरोज़गारी की समस्या है उसको दूर करने का काम केवल और केवल उद्यमी ही कर सकते हैं। और कोई भी उद्यमी कब होगा, जबकि कॉलेज और स्कूल में ही उन स्टूडेंट्स के मन में ये डाल दिया जाए कि उन्हें उद्यमिता करनी है, उन्हें अपनी उद्यमिता दिखानी है और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए, प्रैक्टिकल कोर्सेज सिखाए जाए कि ताकि वो भविष्य में जब उनको अपने आजीविका के लिए कुछ करना है तो वो केवल सरकारी नौकरियों के लिए लाइन में खड़े नहीं हो, बल्कि वो उसकी बजाय उनके दिमाग में ये बात चले कि मुझे अपना इंडस्ट्री स्थापित करनी है, मुझे अपना व्यवसाय स्थापित करना है, मुझे अपना सेवा क्षेत्र स्थापित करना है, ताकि मैं स्वयं तो रोज़गार प्राप्त कर ही सकूं, मेरे परिवार को रोज़गार दिला सकूं, परंतु मैं साथ में दूसरे लोगों को भी रोज़गार दिलवा सकता हूं और अपनी स्वतंत्रता को और स्वावलंबन को भी बनाए हुए रख सकता हूं। तो जब ये भावना विकसित हो जाएगी तो वो अपना व्यवसाय करेगा, अपनी उद्यमिता को प्रदर्शित करेगा और इस तरह से रोज़गार का ये चक्र आगे से आगे चलता चला जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा बड़े पैमाने से ही स्थापित किया जाए। कोई व्यक्ति एक ठेला लगाता है तो वो ठेला लगाता है तो वो भी उसकी उद्यमिता है कि वो उद्यमिता को प्रदर्शित कर रहा है। और हो सकता है, पता नहीं पड़ता है कि कब उसका ठेला किसी दुकान में कन्वर्ट हो जाए, कब उसकी दुकान किसी फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाए, उसकी दुकान कब किसी सेवा उद्योग में कन्वर्ट हो जाए। तो व्यक्ति आगे से आगे उसे सोचना है, उसे उड़ती हुई चिड़िया को देखना है और उसी के हिसाब से उसे आगे बढ़ता रहना है। और जब वो उद्यमिता का प्रदर्शन करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए उद्यमिता का होना आवश्यक है। जब देश में उत्पादन अधिक होगा तो ही एक्सपोर्ट होएगा, जब उत्पादन ही नहीं है तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भी उद्यमिता का होना आवश्यक है। एक आता है कि कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे की जाए? तो यदि अपन बैंक में पैसा एफडी के रूप में जमा कराते हैं तो अपने को उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, परंतु यदि अपन उसको कैपिटल फॉर्मेट में लगाते हैं, जैसे अपन ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो वो शेयर्स जो खरीदे वो अपने को अपन डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर रहे हैं, परंतु अपन इनडायरेक्ट किसी एक बड़े व्यावसायिक संस्थान को खड़ा करने में अपनी मदद दे रहे हैं। और इस तरह से अपन जो ही उसके शेयर होल्डर बन गए तो अपन उस कंपनी के मालिक भी हैं। अब मालिक भले अपन 1 शेयर के मालिक हैं, अपन 100 शेयर के मालिक हैं, अपन 1000 शेयर के कितने के भी मालिक है, पर अपन ने एक सहयोग दिया है कि देश में एक उद्योग विकसित होता है और अपन ने कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण को अपन ने बढ़ावा देने का कार्य किया है। तो इसलिए पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लोगों में ये भावना प्रबल होनी चाहिए कि उन्हें पैसा अपने पास में नकद में नहीं रखना है, बल्कि उसे और अधिक उपयोग में लाने के लिए कार्य करना है। इसी तरह से जितना भी उद्योग धंधे स्थापित होंगे या उद्यमिता का प्रदर्शन होगा तो आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो उससे संपूर्ण व्यक्तियों को लाभों की प्राप्ति होगी। आप देखिए कि कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होती है तो तो उसमें कुछ लोगों को अधिक लाभों की प्राप्ति होती है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स उनके पास में होते हैं। परंतु बहुत सारे व्यक्ति अपना अपना व्यवसाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो उस व्यवसाय का रिजल्ट होता है कि वो बहुत सारे व्यक्ति, आर्थिक सत्ता का संकेंद्रण बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में हो जाता है और वो सभी व्यक्ति अपने अपने व्यवसाय के मालिक होते हैं, अपने अपने उद्योग के मालिक होते हैं, अपने अपने सेवा केंद्र के मालिक होते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी इकाइयों में उद्योग स्थापित होता है और अपन देखते हैं कि जो गांधी जी का स्वप्न था कि स्वरोजगार की ओर अपने उद्योग को अपनाना है तो वो भी पूरा होएगा। तो उसको पूरा करने के लिए अपने को उद्यमिता को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। घर घर में उद्यम हो, हर एक व्यक्ति उद्यम के लिए प्रेरित हो तो वो उद्यमिता का स्वप्न भी साकार होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट अपनी कई पॉलिसीज़ बनाती है, उनकी आयात निर्यात नीति बनाती है, इसी तरह से अपनी उद्योग विदेश नीति बनाती है। तो वो जो सारी नीतियाँ बनाई जाती है तो उनमें प्रोडक्शन का काम है, उनको पूरे करने का काम है। ये केवल उस देश के व्यक्तियों के द्वारा पूरा किया जाएगा और व्यक्ति केवल रोज़गार को प्राप्त करने की लाइन में जो खड़ा है वो उसको पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक वो उद्यमी नहीं होगा, वो उन योजनाओं
योजनाओं को पूरा करने में अपना कोई सहयोग नहीं दे सकता है। इसी तरह से कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी अपने सामने आती हैं, तो उन सोशल एविल्स को कैसे दूर किया जाए। जैसे सामाजिक समस्याओं में हम देख सकते हैं कि अशिक्षा है, बेगारी है, बीमारी है, या लोगों में ट्रेडिशन के प्रति ऐसी भावनाएं हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, तो जिनको अपन शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं। परंतु केवल शिक्षा ही नहीं, जब तक व्यक्ति को रोज़गार प्राप्त नहीं होगा तब तक वो उनसे दूर नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो रोज़गार प्राप्त व्यक्ति है, जो स्वावलंबन से ओतप्रोत है, तो उस व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होगा, और जब उसका सोचने का तरीका चेंज होगा तो वो इन सारी सोशल एविल से दूर हो जाएगा, और वो समाज को भी रास्ता दिखाएगा कि उन्हें इन कुप्रथाओं की ओर नहीं पड़ना है। और इस तरह से अपने कई सारी जो कुप्रथाएं हैं जो समाज में व्याप्त हो रही है, वो ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाएगी, क्योंकि अपना सामाजिक जीवन स्तर बढ़ेगा, अपना सोचने का तरीका बढ़ेगा, अपन शिक्षित होंगे। क्योंकि जो अपने कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, तो वो कारपोरेट सेक्टर कई प्रकार के सामाजिक बेनिफिट के कार्य करता है, तो उनका फ़ायदा पूर्ण समाज को मिलेगा और संपूर्ण देश का संतुलित आर्थिक विकास होगा। क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, छोटे व्यवसाय हैं, वो किसी एक स्थान पर उनका सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से लगाए जाएंगे, तो हर स्थान का विकास होगा। वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सब का उपयोग होगा और वो सारे रिसोर्सेज काम में आएंगे, तो पूरे देश का एक संतुलित विकास होगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा। और कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि देश के संपूर्ण आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता का होना आवश्यक है, और उद्यमिता वो ही देश विकसित हो सकता है जिस देश में उद्यमिता का विकास होगा। धन्यवाद।